तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। जो मार्टिन लूथर किंग है वो क्या कहते हैं, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो देखो ये बहुत ही प्यारा कोट है और इस कोट का मतलब बहुत अच्छे से तुम समझ लेना। देखो क्या मतलब है इस कोट का, कि जब भी इनजस्टिस होता है, जब भी अन्याय होता है और एक बार आपके साथ अन्याय हो गया और आपने इस अन्याय को सहन कर लिया, ठीक है, आपने इस अन्याय को सहन कर लिया, तो ये एक नॉर्म बन जाती है। ये क्या बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है कि भाई ऐसा ही होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसे कि लेट से आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपने रेड लाइट जंप करी और आपके बगल में एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसने भी रेड लाइट जंप कर ली। सामने चल के एक ट्रैफिक पुलिस वाला और आया, उसने क्या करा, आपको तो पकड़ लिया लेकिन अपने साथी को छोड़ दिया। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी, ठीक है, ये क्या है, अन्याय, इनजस्टिस। क्यों? क्योंकि जो लॉ है वो क्राइम के लिए सब पे इक्वली एप्लीकेबल है, लेकिन इस केस में उसने आपके ऊपर तो अप्लाई करा, अपने दोस्त के ऊपर नहीं अप्लाई करा। तो ये क्या है, इनजस्टिस। और एक बार आपने इनजस्टिस को सहन कर लिया तो ये एक नॉर्म बन जाती है, एग्जाम्पल बन जाता है, जैसे ये बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसकी वजह से जो हमारा ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर, फ्री एंड फेयरनेस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। इससे होता क्या है, जो रूल ऑफ लॉ है वो खतरे में आ जाता है। और यही कुछ चीज है जो हमारे मार्टिन लूथर किंग जी ने कही है कि अगर कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो जस्टिस, पूरा सिस्टम जो है उसको वो थ्रेट में आ जाता है। और यही कहीं ना कहीं आजकल आपको देखने को भी मिलेगा कि जो हमारी इंडिया में लोगों का जो ट्रस्ट है पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। कि लोगों के साथ अगर कुछ हो भी जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ बैंक फ्रॉड हो गया या चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, कोई छीन के ले गया, तो वो जो FIR है वो भी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं होगा जब तक आपके पास अप्रोच नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। और यही मार्टिन लूथर किंग जी अपने कोर्ट में कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एडिटोरियल है प्रिजन रिफॉर्म, बहुत ज्यादा रिलीवेंट है इस कोर्ट से और आपके CAPF एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा रिलीवेंट है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो आपको पता होना चाहिए हमारे प्रिजन रिफॉर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देखो एक तो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है। क्या ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है कि प्रिजन में जगह है 100 लोगों की, वहां पे घुसा रखे हैं 200, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है, ट्रायल की एक प्रॉब्लम है। ट्रायल की क्या प्रॉब्लम है, देखो होता क्या है, जो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल मतलब कि जिनका जो केस है वो अभी चल रहा है, केस चल रहा है, ना तो उन पे सजा प्रूव हुई है ना कुछ हुआ है, लेकिन केस चल रहा है। वो क्या होता है कि लेट से अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है जिसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 7 साल की है, उसका जो अंडर ट्रायल पीरियड है वही कहीं ना कहीं 14 साल हो जाता है। तो मतलब कि जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उसका क्राइम प्रूव होने पर, वो उससे डबल काट चुका होता है जब तक उसका जो केस फाइनलाइज होता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडिंग हो गई, स्पेस की हो गई, एक्सेसिबिलिटी की हो गई, जो हम एडिटोरियल में डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर GN साई बाबा के केस के साथ। देखो प्रोफेसर GN साई बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने जो बहुत सच्चाई है, कड़वी सच्चाई हमारे जेल सिस्टम की, वो सामने लेके आए। क्या हुआ इनके साथ, ये भी अंडर ट्रायल थे और जेल में अब ये रहे, लेकिन इनके साथ एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। क्या? ये पर्सन विद डिसेबिलिटी थे। देखो अब जेल में आपको पता है बहुत ही बुरी हालत है, दयनीय स्थिति है। तो वहां पे अगर नॉर्मल आदमी जाता है, अगर उसको जितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, पर्सन विद डिसेबिलिटी को उससे डबल झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ये खुद नहीं कर सकता। और यही केस है कुछ हमारे प्रोफेसर GN साई बाबा का। यहाँ पे बताया GN साई बाबा ने, जब ये एक्सोनरेट हुए मार्च 2024 में, ये बाइज्जत बरी हो गए थे, लेकिन उनको फिर भी अंडर ट्रायल के रूप में जेल में रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मुसीबत झेली, जेल के अंदर व्हील चेयर तक नहीं थी वहां पे, अपने बहुत ही ज्यादा जो इनह्यूमन कंडीशन होती है जेलों में वो उन्होंने सहन करी। मोबिलिटी के लिए, इधर उधर जाने के लिए वो अपने साथियों के ऊपर डिपेंड रहते थे। स्पेस वगैरह बहुत ही खराब था वहां पे। ये सारी चीजें बताई है कि बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है किसकी, जेल सिस्टम की। और वही उन्होंने ये बताने के बाद ये अक्टूबर 2024 में, लास्ट मंथ में ही उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारा जेल सिस्टम है, प्रिजन है, उसकी जो सच्चाई है लोगों के सामने लेके आए। लेकिन ये एक एग्जाम्पल नहीं है जब ये सच्चाई सामने आई हो। यहाँ पे बताया है कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के।
चैलेंजेस में हम देख सकते हैं कि देखो प्रिजन के अंदर आप सबको पता है कि गुंडा राज होता है, वहां पे गुंडा राज जंगल राज काइंड ऑफ जंगल राज होता है कि जो बहुत ज्यादा दादा होता है वहां पे, वो अपनी चलाता है, जिस मर्जी को मारता है, जिस मर्जी को पीटता है। वहां पे जो रूल्स हैं, रूल ऑफ लॉ है, वो जीरो है, ठीक है, जीरो है। आप बाहर जब ऐसा देख सकते हैं तो अंदर तो क्या ही हाल होगा। वही यहाँ पे बताया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको अब्यूज झेलना पड़ता है, वायलेंस झेलना पड़ता है, निग्लेक्ट करते हैं वहां का। एक तो जो वहां के जो प्रिजनर्स हैं, जो वहां के जेल में आ रखे हैं, कैदी है, और जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो जेल में कार्य करता है, प्रिजनर स्टाफ जो है, स्टाफ और जो कैदी हैं, दोनों ही लोग जो है अब्यूज करते हैं, वायलेंस करते हैं। किसके साथ? पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। इनएक्सेसिबिलिटी होती है फैसिलिटीज की। देखो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, जो डिफरेंटली एबल्ड होता है, जो कैपेबल नहीं होता, जिसके लेग से पैर नहीं है, देख नहीं पाता, या कोई डिजीज है जिसकी वजह से वो पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आता है, तो वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे, रेलवे वगैरह पे रैंप्स वगैरह होते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो वहां से जा सकता है। लेकिन जेल में कहाँ होता है ये सब? यही सारी चीजें बताइए कि वहां पे बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। और एक केस जो अभी हमने देखा कि जीएन साई बाबा का इकलौता केस तो नहीं था, पहले भी एक केस था फादर स्टान स्वामी का। इनका केस भी बहुत चला था। इनके साथ पार्किंसन की बीमारी थी इनको, तो खाना खाने में बहुत दिक्कत होती थी। इन्होंने डिमांड करी थी कि स्ट्रॉ इनको प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको स्ट्रॉ भी प्रोवाइड नहीं कराया। बहुत कंट्रोवर्सी में था ये स्टैन स्वामी का केस। तो ये बताया है कि वहां पे एसेंशियल जो असिस्टिव आइटम्स होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह तो होते नहीं, उनके लिए अलग से आइटम क्रिएट किए जाते हैं, वो भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है जेल की, ये पहली बार तो कभी सामने आई नहीं, पहले भी बहुत बार आई है। और यहाँ पे बताया भी है कि एक फाउंडेशन था जिसने 2008 में ऑडिट कराया था दिल्ली में जो जेल है उसकी। तो सेम चीज यहाँ पे पाई कि भाई व्हील चेयर है, तो वहां पे व्हील चेयर फंक्शनल ही नहीं है, बस दिखाने के लिए व्हील चेयर है। जो टॉयलेट्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, सेल्स की बहुत ही बुरी हालत है। तो यही सारी चीज जो हमने अभी डिस्कस करी, यही उस रिपोर्ट में आई। अब यहाँ पे अलग से हम देखेंगे कि प्रिजन्स में प्रॉब्लम क्या क्या है। देखो पहले तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ रिपोर्ट्स हैं वो भी सेम चीज बोलती हैं, हम ऐसे ही कोई रिपोर्ट को नहीं बोल रहे, ठीक है। तो यही बताया है कि जो हमारी प्रिजनर्स है, बहुत सारी ऐसी प्रिजनर्स हैं, बहुत सारी ऐसी जेलें हैं जो 100 से 200% कैपेसिटी पे चल रही है। मतलब कि वही कि 100 लोगों के रहने की जगह है, वहां पे लोग कितने हैं? वहां पे हैं लोग 200। मतलब कि वो जानवरों की तरह रह रहे हैं, अगर ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, कि जगह नहीं है और वहां पे उनको ठूसे जा रहे हैं। यही बोला एनसीआरबी की रिपोर्ट ने। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट है उसको पता नहीं है कि हो क्या रहा है, और कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं करी, कुछ ऑर्डर नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है ओवर क्राउडिंग की, जो अभी हमने देखा, ट्रायल डिले की, कि जो अंडर ट्रायल है वो अपना जो पूरा पीरियड है वो जेल में ही काट लेते हैं, सजा सुनाने से पहले ही। टॉर्चर जो होता है, जो निगलेक्ट करते हैं उनकी बेसिक फैसिलिटी को, जैसे स्टैन स्वामी के केस में हमने देखा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट भी आई, जैसे मुल्ला कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशन दी थी प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई थी, रामा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1996 में। लेकिन अभी तक कुछ रिफॉर्म नहीं हुए। रिफॉर्म कमेटियों ने दिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने दिए, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए कि भाई प्रिजन में रिफॉर्म करो, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराओ, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, वहां पे रहने की एटलीस्ट रहने की सुविधा तो दो। लेकिन कोई एक्शन इस पे नहीं हुआ, ये यहाँ पे बताया गया है। और देखो जो लोग सोचते हैं कि प्रिजन में जाना मतलब अगर कुछ हमने कर दिया तो कैदी जो लोग हैं वहां पे बहुत मजे करते हैं, तो आपको शायद भागलपुर बिल्डिंग केस के बारे में नहीं पता। ये बेसिकली हमारा किसके ऊपर ध्यान दिलाता है कि प्रिजन्स के अंदर, जेलों में कितनी हिंसा होती है। देखो भागलपुर बिल्डिंग केस में हुआ क्या था बेसिकली, आपने गंगा जल तो मूवी देखी होगी। गंगा जल में क्या था कि डिक्की से तेजाब निकाल के कैदियों की आंख में डाल दिया। तो वो जो गंगा जल का सीन था वो भागलपुर बिल्डिंग केस का सीन था, कि भागलपुर में बेसिकली हुआ क्या था, जो कैदी थे उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। तो इतना ज्यादा जो हिंसा है वो कैदियों के साथ की जाती है प्रशासन के द्वारा, कैदियों के द्वारा खुद ही। तो यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। और देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ कमेटी नहीं आई या कुछ नहीं हुआ। देखो
हम ह्यूमंस है, ठीक है, हम ह्यूमंस है, हमारे ह्यूमन राइट्स भी हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं। जो कैदी है क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? वो भी तो ह्यूमंस हैं, भले ही उन्होंने कुछ जुर्म किया है लेकिन उनके कुछ राइट्स तो हैं, कुछ बेसिक फैसिलिटी तो उन्हें मिलनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट छिन तोड़ ना गए हैं, वो सिर्फ जेल में ही तो है, अपनी सजा काट रहे हैं, तो सजा काटते हुए भी तो उनके कुछ राइट्स होते हैं, वो उन्हें क्यों नहीं मिलते? इसी के ऊपर एक जजमेंट थी, उपेंद्र बख्शी स्टेट ऑफ यूपी 1983 की जजमेंट। बख्शी जजमेंट में बोला क्या कि जो कैदी होते हैं उनका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, मतलब वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ऐसा फंडामेंटल राइट कैदियों के पास भी होता है। इसके बावजूद भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हमारी कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है। देखो हम इंडिया जो है ऐसा तो नहीं है कि सॉवरेन कंट्री है तो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसको मानेंगी नहीं, हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मानते हैं। तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत नेल्सन मंडेला रूल है और यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है कि भाई जो डिसेबल पर्सन है जेल में जाएगा उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनको सारी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ऐसी कन्वेंशन भी है, लेकिन इस कन्वेंशन के बावजूद भी कुछ सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा एक चीज़ और है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसके अंदर तो बेसिकली ये भी बोला है कि जो वायलेंस होता है अगर इनके साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ उससे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली क्या है, वियोलेशन ऑफ लॉ है, वायलेशन ऑफ लॉ है कि जो लॉ है उसका ही निरादर कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए हमारे एडिटोरियल में इतनी रिफॉर्म हमने पहले ऑलरेडी देख ली कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई, कमेटी आई, कमेटी ने मेरी रिपोर्ट दी, मुल्ला कमेटी हमने देख ली, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ पे बेसिकली एक सजेशन बताया है और ये सजेशन बहुत अच्छा सजेशन है। देखो होता क्या है, क्यों जो प्रिजन में रिफॉर्म है नहीं आ पाता, क्योंकि जो हम लोग हैं, देखो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो काम कैसे करते हैं, वो काम करते हैं वोटिंग के लिए, ठीक है, वोटिंग के लिए काम करते हैं। लेकिन जो पीपल है, हमारे जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा करा है, इन्होंने गलत काम करा है तो इनके साथ गलत ही होना चाहिए, तो प्रिजन में कोई रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है। इसी को मानते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्रिजन की तरफ, जेलों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो यहाँ पे बेसिकली बताया है कि हमें अपने सेंटिमेंट्स को चेंज करना चाहिए, और अगर हम सेंटिमेंट्स चेंज करेंगे तो पॉलिटिकल विल भी आएगी, पॉलिटिकल विल आएगा तो हम अपने आप ही पॉलिटिकल रिफॉर्म आएगा। बेसिकली घुमा फिरा के यही बात यहाँ पे कही है। तो यही था हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जेलों की जो हालत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके साथ। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा, स्टैन स्वामी का केस हो गया, हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उनका केस हो गया। तो प्रोफेसर साहब ने तो अंडर ट्रायल में भुगत लिया था, उनको तो एक्सोनरेट कर दिया था 2024 में मार्च की, लेकिन उन्होंने कंडीशन तो देख ली जेल की। तो यही सारी चीजें हैं हमने जो डिस्कस करी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको ट्राई करना है, एटलीस्ट एक पैरा से स्टार्ट करो। देखो मैं नहीं बोलता कि आप पूरा ऐसे लिखो, आप एक पैरा से तो स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपको स्टार्ट ही नहीं करोगे तो एंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है लिखने में। और ये जो राइटिंग है, पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूँ, पेपर 2 को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पेपर 2 है, बहुत लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन पेपर 2 कर नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, डेली अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो नॉलेज होगी, बेसिकली लिखना क्या है, नॉलेज का ही खेल है कि जितनी नॉलेज होगी आपके पास उतना ही आप अच्छा लिख पाओगे, उतना ही अपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बना पाओगे। तो हमें क्या करना है, डायमेंशंस को जानना है, फिर उस डायमेंशन को लिंक करना है और एक अच्छा सा ऐसे लिख देना, बस बहुत सिंपल है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करनी होगी, एक पैरा लिखने से। आप एक पैरा लिखो और मुझे सेंड करो टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने हाई कोर्ट की तरफ। तो देखो मणिपुर का इशू हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली बताया है कि मणिपुर में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने आने के बाद सबसे पहले एक काम करा है क्या कि डी कृष्णा कुमार को अपॉइंट करा है मणिपुर हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस अपॉइंट करा है, ठीक है, ये बताया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसने रिकमेंडेशन दी इनके नाम के लिए और ये अपॉइंट हो गए। तो फर्स्ट यही है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे हमारे लिए जानना क्या जरूरी है, हाई कोर्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। हाई कोर्ट में बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे सिमिलर एडिटोरियल है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये चीज हमने अभी पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। देखो अपॉइंटमेंट कैसे होती है हाई कोर्ट के जजेस की।
कौन करता है पहले तो ये समझ लो। देखो, करता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमेशा किसकी एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रेसिडेंट है वो अकेले नहीं करता, यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देनी पड़ती है। कौन देता है रिकमेंडेशन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जब रिकमेंडेशन करता है तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट बेसिकली कंसल्ट करता है किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्लस गवर्नर से, अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये अकेले नहीं देता एडवाइस, ठीक है। ये अकेले एडवाइस नहीं देता भाई किसको रिकमेंड करना है, किसको नहीं करना है, चुनना है नहीं चुनना है। यहाँ पे वो उसका एक अपना एक कॉलेजियम सिस्टम है जिसके साथ वो एडवाइस देता है, ठीक है। तो वो क्या कॉलेजियम सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। देखो, एक चीज तुम सिंपल समझ लो कि जब किसी कोर्ट में जज को अपॉइंट करना होगा तो वहां का जो चीफ जस्टिस है वो भी यहाँ पे शामिल होगा, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली कंसल्ट उसमें आ जाएगा, एडवाइस कौन कौन देगा। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में कौन होता है, हमें बेसिकली बस ये समझना है। देखो, कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट की जब अपॉइंटमेंट होती है तो कौन होता है? थर्ड जजेस में बेसिकली ये आया था। तो सेकंड जजेस केस से हम चालू करते हैं। सेकंड जजेस केस में आया था, 3 जजेस केस थी, हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम है वो डेवलप हुआ था 3 जजेस केस में। तो सेकंड जजेस केस में क्या था कि ये रूल दिया था कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी जब तक कंफॉर्मिटी नहीं होगा ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट कहता है ना एडवाइस लेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ओपिनियन देगा वो क्या होगा? मैंडेटरी होगा एक तरह से, कि इसके बिना नहीं हो पाएगा अपॉइंटमेंट। अब थर्ड जजेस केस में बता दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं देगा, अपने साथ जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे किसके? सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे। वो कॉलेजियम सिस्टम क्या करेगा? वो रिकमेंडेशन देगा किसको? प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये यहाँ पे एडवाइस ले सकता है गवर्नर से, लेकिन चलेगी किसकी? हमारे कॉलेजियम सिस्टम की, ठीक है। इतना समझना आपके लिए जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम की चलेगी। एडवाइस ये चाहे गवर्नर से ले चाहे किसी से ले, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करेगा वही अपॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जरूरी है, ठीक है। ये हमें एक 4th जजेस केस और आया था, तो वो हमें अभी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही तुम ध्यान रखो कि थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ था हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट का अलग है कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट का अलग है। देखो, एक चीज देख लो, हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। ये कॉलेजियम सिस्टम है, ये एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर नॉमिनेट वो करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। बस इतना सा प्रोसीजर है। ये कंसल्ट किससे करता है? एडवाइस किससे लेता है? प्रेसिडेंट गवर्नर से भी लेता है और CJI से भी लेता है। बस इतना सा प्रोसीजर है। अब आपके लिए क्या है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करके देखना, बहुत ही अच्छा है। अटेम्प्ट कर लोगे तुम, क्योंकि तुमने समझ लिया है कॉलेजियम सिस्टम थर्ड जजेस केस में आया था हाई कोर्ट के लिए, वहां से ये सारी चीजें चालू हुई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंडिया कैरीकॉम। ये कैरीकॉम क्या चीज है, बस इतना तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, और थोड़ा सा क्या चल रहा है वो भी देखो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो अभी जो कैरीकॉम समिट उन्होंने अटेंड करी, कहाँ पे? गुआना में। देखो, ये गुआना ये क्या चीज है, कैरीकॉम क्या चीज है? देखो, छोटे छोटे आइलैंड है कैरेबियन सी में, ठीक है, कैरेबियन ओशियन में। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है USA के नीचे, ठीक है। तो वहां वो जो आइलैंड का चेन है, वहां उस पूरी चेन को क्या कहते हैं? कैरीकॉम। तो ये क्यों जरूरी है वो सारी चीज अभी समझेंगे। पहले की प्रपोजल क्या हुए वहां पे ये देख लो। इंडिया कैरीकॉम समिट में की प्रपोजल क्या थे? 7 पिलर जो थे स्ट्रेंथ करने का यहाँ पे हमने वादा किया, जिसमें आता है हमारा ट्रेड, व्यापार करेंगे, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट और ट्रेडिशन। मतलब कि घुमा फिरा के सारी चीजें, मिलिट्री वगैरह यहाँ पे नहीं है, इतना थोड़ा सा याद रखना। हाईलाइट वहां पे क्या करा हमारे मोदी जी ने? हाईलाइट करा कि जो MSME सेक्टर है वो इंडिया में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो तुम भी वहां पे हमें बुलवाओ और प्रोग्रेस करवाओ। ये सारी चीजें बेसिकली हाईलाइट हुई। कैरीकॉम है क्या चीज? देखो, कैरीकॉम है कैरेबियन कम्युनिटी को कहते हैं ये कैरीकॉम। 15 जो कैरेबियन कंट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं कैरीकॉम। मेंबर्स कौन कौन से हैं एक बार थोड़ा सा देख लेना, हेती वगैरह देखना, CISF का मिशन जाता है हेती में, ठीक है। कभी जाने का मौका मिले तो नाम जरूर लिखवाना, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो हेती वगैरह हो गया, ये हो गया हमारा एंटीगुआ, बारामूडा, ये सारी चीजें एक बार देख लेना नाम, ट्रिनिडाड, ये सारा एक बार गो थ्रू हो लेना इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई जो कैरेबियन आइलैंड में वहां पे कौन कौन से देश आते हैं। हैती जरूर याद रख लेना, ठीक है।
क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कैरिकॉम का? कैरिकॉम का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेबिलिटी। सो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, भाई इंडिया क्यों इंटरेस्टेड है कैरिकॉम में? इंडिया क्यों इंटरेस्टेड है कैरिकॉम में? चलो एक बात हो गई, ट्रेड वगैरह होता रहेगा हमारा, टूरिज्म वगैरह होता रहेगा, लेकिन इंटरेस्टेड है बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेके। देखो इंडिया को क्या चाहिए, आपको सभी को पता है क्लाइमेट चेंज के लिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज को क्या चाहिए, एक तो चाहिए पैसा, एक चाहिए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इंडिया अकेले मांग करेगा पैसा दो तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, इंटरेस्टेड लोग में कौन आएगा, सबसे पहले जो आइलैंड है उनको खतरा है। सबसे पहले सी लेवल बढ़ेगा तो कौन मरेगा, सबसे पहले तो आइलैंड वाले भागेंगे, वो आइलैंड डूब जाएगा। तो इंडिया क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है उनके साथ जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो रिलेशंस है बहुत अच्छे बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो यूएन की समिट होगी, स्पेशली मैं UNFCCC की बात कर रहा हूँ, वहां पे हमारी जो आवाज है उसको बुलंद बनाने के लिए, ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने के लिए ये छोटे छोटे आइलैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इनके साथ कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं कि भाई हम बोलेंगे कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं, कर हम अपने लिए रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, और ये तुम भी समझ लो कि भाई जो तुम्हें बोलता है वो करता नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी आंसर करने की कोशिश करना। देखो अगर अब तुम आंसर कर पाते हो, अगर तुमने अब आंसर कर लिया तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी एग्जाम में भी आंसर कर लोगे, क्योंकि अभी तो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन ताजा ताजा है, ठीक है। अगर ताजा ताजा में कर लिया तो तुम वहां पे जाके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कर लोगे। अगर अभी नहीं कर पाओगे तो वहां तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि तुम अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट करो, और मैं कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। आप सभी देखते हो कमेंट करते हैं, 4-5 बच्चे जो रेगुलरली करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के कि भाई तुम देख रहे हो, बहुत सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ। देखो ये क्या चीज है, अभी ये जो 55th जो 55वां जो एडिशन है ये हुआ है अभी कहाँ पे, गोवा पणजी में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक चीज तो ये याद रख लेना कि हुआ कहाँ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे कुछ हमने पार्टनरशिप वगैरह करके क्या करा है कि उसके साथ भी स्क्रीनिंग हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। और हाइलाइट्स क्या है यहाँ पे, आ डाइवर्स लाइनअप ऑफ फिल्म्स एंड इवेंट, ये यहाँ की हाइलाइट्स है। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वो बेसिकली हो कर रहा है इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर हो रहा है, 55th है। और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है जो हम अभी देख लेते हैं कि ये फेस्टिवल फाउंड कब हुआ था, 1952 में। ये जो है इंडिया का मतलब एशिया का वन ऑफ एशियाज प्रीमियर फिल्म फेस्टिवल है। गोवा में अब एनुअली हैंड होता है, हर साल होता है 2004 से। एक्रीडेशन कहाँ से मिला हुआ है, एक्रीडेशन इसको मिला हुआ है, मान्यता इसको मिली हुई है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन। ये तो ऑप्शन में आएगा तो तुम वैसे ही टिक कर लोगे। इंडिया में यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो है ये फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराती है, अकेले ऑर्गेनाइज नहीं कराती हमें, क्योंकि इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेके आएंगे, गवर्नमेंट तो वैसे ही थोड़े से इस पे फंड की कमी रहती है। तो इसके साथ बहुत सारे और लोग भी, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये सारे मिलके लोग हैं जो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराते हैं। अब ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसमें एक सेक्शन होता है इंडियन पैनोरामा सेक्शन। इसके अंदर बेसिकली वही जो आपने देखा है कि जब फिल्म फेस्टिवल होते हैं तो वहाँ पे पर्दे पे फिल्म लगाई जाती है, उसी को ये कहते हैं पैनोरामा सेक्शन। तो इसमें 25 फीचर फिल्म और 20 जो है नॉन फीचर फिल्म शो की जाती है, उनमें से एक जो होती है मिलती है। इस बार जो ओपनिंग फिल्म थी वो कौन सी थी, सबसे पहले लगी थी हमारी कौन सी, वीर सावरकर, स्वतंत्रया वीर सावरकर हिंदी की फिल्म थी, रणदीप हुड्डा की, ठीक है। ये सबसे पहली फिल्म थी, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना, बाकी इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी चल रहा है ये फेस्टिवल, खत्म होगा तो हम देख लेंगे कि कौन सी फिल्म जीती कौन सी फिल्म हारी। थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है तुम्हारे CAPF में भी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस है लेकिन मार्क्स इसके भी सेम है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स इसके भी सेम है, तो कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे कि भाई जो तुम्हें नंबर लेने हैं वो इससे में लेने हैं उस किसी और में लेने, तो जहां मिले नंबर वहीं खींच लो, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। अब ये लास्ट है हमारी यूनिसेफ की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये पेपर 2 के लिए रिपोर्ट है, पेपर 1 के लिए अंदर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा आउटकम वगैरह पूछ लेगा, लेकिन पेपर 2 के अंदर इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, फोल्डर पॉइंट है, जो तुम अपनी एसे राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में यूज कर सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग में यूज कर सकते हो।
तो मतलब कि पेपर 2 के लिए ये MMI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। इसका प्रिंट वगैरह ले लेना, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह जब तुम कोट करते हो ऐसे राइटिंग के अंदर या रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, तो जो इफेक्ट होता है उसका वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और वहीं पे नंबर का डिफरेंस आता है। तो इतना तुम्हें समझना चाहिए। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट बेसिकली किसके ऊपर है? यूनिसेफ की रिपोर्ट है हमारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन मतलब बच्चों के ऊपर रिपोर्ट है। यहाँ पे बेसिकली बताया है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल हैजार्ड जो है, इसका जो रिस्क है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या चीज फेस कर रहे हैं इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। क्लाइमेट और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स की यहाँ पे बात हो रखी है। तो यहाँ पे बताया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो बेसिकली जो चिल्ड्रन है डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो वनरेबल होते हैं। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है या बड़े बच्चों को प्रॉब्लम होती है? छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनका जो सिस्टम होता है अंदर का वो डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए अभी दिल्ली में क्या हुआ, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, सीवियर कैटेगरी में आ गया, प्लस सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ गया। तो 6th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी करिए, 12th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी नहीं करी। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग एज में है हमारे ये बच्चे, ठीक है। तो ये वनरेबल रहते हैं पॉल्यूशन के लिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए, जैसे हीट वेव वगैरह आ गया, ठीक है, इससे इनको ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो भी एनवायरमेंटल थ्रेट होते हैं, फ्लड वगैरह आ गए, भूकंप आ गए, इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ये बताया एयर पोल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिजीज बढ़ रहे हैं, फूड स्कार्सिटी बढ़ रही है। तो इसके सबसे बड़े विक्टिम कौन होंगे? इसके सबसे बड़े विक्टिम होंगे हमारे बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है। इनको सबसे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। सोच के देखो कि कहीं फ्लड आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? सबसे ज्यादा खतरे में बच्चा, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट रहता है अपने फादर के ऊपर, अपने मदर के ऊपर, ठीक है। तो यही जो है ये रिपोर्ट हाईलाइट करना चाहती है, ठीक है। ये भी बता रही है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं तो स्कूल क्लोजर्स हो जाता है, तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है, ये बताया है। देखो एक चीज तुम्हें भी समझने की जरूरत है कि जब कोरोना आ गया था, ठीक है, कोरोना आ गया, हीट वेव आ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे चिल्लाते हैं गलियों में, खेलते हैं कि हाँ छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, वो रुक रही है। क्यों? क्योंकि यही बच्चे पढ़ेंगे और कल को पढ़ के ये लोग लॉयर बनेंगे, वकील बनेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे आप जैसे। लेकिन अगर मान के चलो कि इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो लर्निंग है, कहीं ना कहीं बचपन में ही हिंडर हो गई, तो जो बड़े होके ये एग्जाम्स को क्रैक कर भी पाएंगे? तो यहाँ पे ये इफेक्ट होता है और ये कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी की जो विशियस साइकिल है उसमें बंद के रह जाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए था। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो हमें समझने चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज जो है ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है। डिजास्टर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन, वही फ्लड वाला जो हमने अभी डिस्कस करा, तो ये सारी प्रॉब्लम किससे हो रही है? इससे। अब देखो डेमोग्राफिक शिफ्ट की तरफ भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए इंडिया क्या है? मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो हमारे यहाँ पे इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन ये डी क्या हो सकता है? डेमोग्राफिक डीबी भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका? देखो कि अगर हमने अपने बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको ढंग से पढ़ा लिया, उनको ढंग से लिखा लिया, तो क्या करेंगे? वो अपनी लाइफ में कुछ ढंग का तो कर लेंगे। लेट्स से अगर उन्हें इंजीनियर बना दिया, उनको आईटी वगैरह सिखा दिया, तो क्या होगा? वो कोडिंग वगैरह सीख के विदेश चले जाएंगे, वहां पे पैसे कमा के ले आएंगे। लेकिन अगर हमने उनको कुछ कराया ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? चोरी चकारी करेंगे, क्राइम बढ़ेगा सोसाइटी में, यही सारी चीज होंगी। तो ये क्या होगा? डेमोग्राफिक बॉम्ब बन जाएगा। और यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई कि डेमोग्राफी भी शिफ्ट हो रहा है। और हमने ऊपर देख लिया बच्चों के साथ बच्चे कितने वनरेबल है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे। तो यहाँ पे यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो कुछ रीजंस है वो स्ट्रगल कर रहे हैं चिल्ड्रंस की बेसिक नीड्स से, और जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो हमने देख ही लिया डेमोग्राफिक बॉम्ब का, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ये भी बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या बताया इस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को? देखो कुछ फ्रंटियर्स टेक्नोलॉजी होती है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी मतलब जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो हमारा बचपन सुधार सकती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, वैक्सीन ब्रेक थ्रू, ठीक है। देखो पहले कोलोरा जो छोटी छोटी बीमारियां होती थी, चेचक की बीमारी हो जाती थी, उसमें लाखों बच्चों की डेथ हो जाती थी, लेकिन वैक्सीन डेवलप हो गई तो बच्चों का बचपन सुधर गया। वैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है? एडवांसमेंट आती है, ग्रोथ होती है, सारी चीजें होती है, तो हमारा जो चाइल्डहुड है कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव होता ही होता है, कोई इसमें दो राय नहीं है।
यहाँ पे भी इसी चीज़ को बताया गया। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन हमेशा दो धारी तलवार होती है, ड्यूअल एज स्वॉर्ड होती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो बच्चों को एम्पावर भी करती है कि लेट्स से अगर तुमने अपने बच्चों को आईपैड दे दिया, तुमने अपने बच्चों को कंप्यूटर दे दिया, तो एक तरफ तो क्या होगा कि वो उस पर होमवर्क कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे, तो ये तो एक एडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि ऑनलाइन कुछ रिस्क भी होते हैं कि बुलिंग, साइबर बुलिंग वगैरह जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारे क्या है, रिस्क हैं डिजिटलाइजेशन के। इसी चीज़ को यहाँ पे भी बताया है। इसके बाद ये जो मेन चीज़ बताई है क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्पैरिटी भी होती है। देखो यहाँ पे मेल फीमेल में तो होती है, यहाँ पे इनकमिंग जो डेवलप्ड कंट्री होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनमें भी कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें डिस्पैरिटी होती है। यहाँ पे बताया कि जो 95% जो लोग हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, हाई इनकम कंट्री है, यूएसए वगैरह जैसा हो गया, वहाँ पे 95% जो लोग हैं वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी लो इनकम कंट्रीज में 26% यूज़ करते हैं। और अभी एक जो हिंदू तुम तो पढ़ते ही होगे क्योंकि सुबह मैं शेयर करता हूँ उसको, तो द हिंदू के अंदर भी बताया गया था, एक जो आता है कॉलम डेटा का स्पेशली, ठीक है, उसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ लेकिन मैं पढ़ता डेली हूँ। उस डेटा के अंदर क्या बताया था, उस डेटा के अंदर बताया था कि जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, नेस्ले ले लो, जो कॉफ़ी वाली कंपनी है, नेस्ले की कॉफ़ी पीते हैं, नेस्ले ले लो, पार्ले जी ले लो, ये सारी कंपनी क्या करती है, जो डेवलप्ड कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट बनाती है, पहुंचाती है, वो हाई क्वालिटी के होते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज में पहुंचाती है वो लो क्वालिटी के होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहाँ, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का जो हमारा डिस्कशन था। और बच्चे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।